गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन सोमवार को करेंगे वर्चुअल मीटिंग। रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज बैठक करेंगे। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठक होगी। दोस्तों, इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ रूस और यूक्रेन में जारी जंग पर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली इस बैठक को यूक्रेन रूस में जारी युद्ध को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच अगले हफ्ते 2+2 वार्ता भी शुरू होने वाली है। इसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शिरकत करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान जमकर हुआ बवाल, कई जगह पथराव और आगजनी। जी हां दोस्तों, गुजरात के साबरकंठा में बवाल के बाद आणंद जिले में भी पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई। पथराव की सूचना मिलते ही संबंधित इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई। बल का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। कुछ ही घंटों में एक से ज्यादा पथराव और बवाल की घटनाओं के बाद कई क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोस्तों, गुजरात में रविवार को उपद्रवियों ने साबरकांठा के छापरिया इलाके में रामनवमी की यात्रा के दौरान पथराव किया। पथराव के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद भी उपद्रवियों का हंगामा जारी रहा। अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों में आग तक लगा दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। इन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 12 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद गृह मंत्री से भगवंत मान की यह पहली मुलाकात होगी। दोस्तों, इससे पहले मान प्रधानमंत्री से मिले थे, लेकिन उस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। भगवंत मान और अमित शाह के बीच पंजाब की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, तब उन्होंने पंजाब की खराब वित्तीय हालत का जिक्र करते हुए राज्य के लिए 2 साल तक 50,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की रकम, सरकार बना रही है खास प्लान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव में देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपए का पेंशन दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी की बड़ी कार्यवाही। दिल्ली में 5 जगहों पर की छापेमारी। जी हां दोस्तों, टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी ने रविवार को राजधानी दिल्ली में बड़ी कार्यवाही की। जांच एजेंसी ने खुफिया इनपुट के आधार पर दिल्ली के 5 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी एक जगह पर छापा मारा गया। जम्मू कश्मीर राज्य जांच एजेंसी को हाल ही में आतंकवाद और अलगाववाद से जुड़ी मामलों की जांच के लिए गठित किया गया था। बताया जा रहा है कि एजेंसी को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के वर्कर्स और अन्य आतंकवादी संगठन के समर्थकों के होने की सूचना मिली थी। कार्रवाई के लिए एसआईए ने अलग अलग कई टीमें गठित की थी। इनमें से 5 टीम दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जांच कर रही है, जबकि वहीं एक टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, जबकि वहीं एक टीम कश्मीर के अनंतनाग जिले में तलाशी ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सत्ता गंवाने के बाद इमरान खान का बड़ा फैसला, देश की सभी असेंबली से इस्तीफा देंगे पीटीआई सदस्य। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता के बड़े उलटफेर के बाद अब इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब देश की सभी असेंबली से इस्तीफा देगी। इस फैसले के बारे में पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अगले कुछ महीनों में नए सिरे से चुनाव की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीटीआई की तरफ से यह घोषणा पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरने के एक दिन बाद आई। पीटीआई के कई अन्य नेताओं और अधिकारियों के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान के साथ बनी गाला में पीटीआई की केंद्रीय कोर कार्यकारी समिति की बैठक हुई, जहां पूरी स्थिति का विश्लेषण किया गया। उन्होंने कहा कि सीईसी ने खान से सिफारिश की थी कि पीटीआई को नेशनल असेंबली से शुरू होने वाली विधानसभाओं से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ के नामांकन पत्रों पर हमारी आपत्ति का समाधान नहीं किया गया तो हम कल इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
जन्नत में हूरें मिलेंगी, वहां बीवी का क्या काम। एटीएस से बोला मुर्तजा, अल्लाह के घर जाना है तो सब छोड़ना होगा। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी अब तक पहेली बना हुआ है। मुर्तजा के पिता उसे दिमागी तौर पर बीमार साबित करने में लगे हैं, लेकिन एटीएस को लग रहा है कि वह बेहद शातिर है। आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग करने वाले मुर्तजा से वारदात के 8 दिन बाद रविवार को एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछताछ करेगी। एनआईए के 3 अफसरों की टीम शनिवार को लखनऊ पहुंच चुकी है। दोस्तों, एटीएस की अब तक की पूछताछ में मुर्तजा ने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं उससे लग रहा है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इससे एटीएस को किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मुश्किल आ रही है। सूत्र बताते हैं कि जब मुर्तजा से शादी और फिर तलाक के बारे में सवाल किया तो उसने कहा कि अल्लाह के घर में यानी कि जन्नत में बहुत सारी हूरें मिलेंगी, वहां बीवी का क्या काम। अल्लाह के घर जाना है तो सबको छोड़ना होगा। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ गोरखपुर आना, फिर परिवार और समाज में किसी से मतलब नहीं रखना और कमरे में अकेले रहने के सवालों पर मुर्तजा तबाक से बोला कि अल्लाह के घर में सिर्फ अल्लाह की सुनिए, अल्लाह से मतलब रखिए और अल्लाह के ही बताए रास्तों पर चलिए, फिर जन्नत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इमरान की विदाई के साथ ही उनके नजदीकी रमीज राजा का भी जाना तय। यह शख्स नया पीसीबी चीफ बनने को है तैयार। जी हां दोस्तों, अब जबकि रविवार को पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने विश्वास मत खो दिया, तो वहीं इसका असर अब पाकिस्तान क्रिकेट में सुधार का बीड़ा उठा चुके पूर्व ओपनर और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा पर भी पड़ने जा रहा है। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि इमरान खान ने ही राजा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और पूर्व कप्तान बहुत ही जुनून के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार इमरान खान सरकार के जाने के साथ ही अब रमीज राजा का जाना भी लगभग तय है। अब जबकि आधिकारिक तौर पर सोमवार को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो रिपोर्ट के अनुसार राजा जल्द ही अपने पीसीबी चेयरमैन पद से इस्तीफा दे देंगे। वर्तमान में रमीज राजा दुबई में आईसीसी बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान की अग्रणी वेबसाइट के अनुसार नजीम सेठी के विपक्षी पार्टी और नए पीएम शहबाज शरीफ के साथ रिश्ते बहुत ही ज्यादा मजबूत है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नजीम सेठी पाक क्रिकेट बोर्ड में लौटने को बहुत ही ज्यादा इच्छुक है और शुरुआती स्तर की बातचीत पहले से ही शुरू हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया आगाह, बोले कोविड अभी गया नहीं है, यह रूप बदल रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस गया नहीं है और यह बार बार सामने आ रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतना जारी रखने की अपील की। दोस्तों, मोदी ने कहा कि किसी को नहीं पता कि बहरूप या कोविड-19 फिर कब सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों की करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया। मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ जिले में मां उमिया धाम के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका ने वो हासिल कर लिया जो अब तक असंभव था। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में इन दिनों आर्थिक संकट के चलते हाहाकार मचा हुआ है। कीमतें आसमान छू रही है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए भारत की तरफ से लगातार मदद की जा रही है। इन सारी मुश्किलों के बीच एक अच्छी खबर है कि श्रीलंका ने वो हासिल कर लिया जो अब तक असंभव था। जी हां दोस्तों, इस आर्थिक संकट के बहाने वहां के लोग जाति धर्म की दीवार तोड़कर साथ आ गए हैं। सिंगली, तमिल और मुस्लिम ने एक स्वर में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। श्रीलंकाई लोगों की एक नई पीढ़ी ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ गुस्से को भड़काने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि इन सब ने श्रीलंका के जातीय विभाजन को नजरअंदाज कर दिया। श्रीलंका में लोगों के बीच लंबे समय से नस्लीय दीवार रही है। दोनों गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा ने इसे खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। साल 2009 में गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भी इसे बढ़ावा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, RRR बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, SS राजामौली की फिल्म का धमाल 1000 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, SS राजामौली की फिल्म RRR यानी कि RRR धमाल मचा रही है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। RRR में रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में नजर आए हैं और इनकी जोड़ी ने धमाका कर दिया है। RRR को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है और ये फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। दोस्तों, 1000 करोड़ का बिजनेस करने के बाद भी RRR की कमाई रुक नहीं रही है। ये फिल्म और कमाई करने में लगी हुई है। RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी। तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके RRR के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताया। तरण आदर्श ने 1000 करोड़ का बिजनेस का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि RRR ने दुनिया भर में 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। SS राजामौली ने एक बार फिर कर दिखाया। भारतीय सिनेमा की ग्लोरी वापस ले आए हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी मीटिंग, जय शाह की आईसीसी कमेटी में एंट्री, मिली बड़ी जिम्मेदारी, रमीज राजा को लगा झटका। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में अहम जिम्मेदारी मिली है। जय शाह को आईसीसी की मेंस क्रिकेट टीम में मेंबर बोर्ड प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। रविवार को आईसीसी की त्रैमासिक बैठक में इस बात की घोषणा की गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 12 टीमों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा। 2022 के टी20 विश्व कप आयोजन से शीर्ष 8 टीमें मेजबान देशों वेस्ट इंडीज और यूएस के अलावा टी20 रैंकिंग तालिका में अगली सर्वोच्च रैंक वाली टीमें इसमें शामिल होंगी। यदि वेस्ट इंडीज शीर्ष 8 में समाप्त होता है तो रैंकिंग के आधार पर 3 टीमें आगे बढ़ेगी। ये सारे के सारे फैसले भी इस मीटिंग में लिए गए। वहीं दोस्तों दूसरी ओर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा द्वारा 4 देशों भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर्नामेंट कराने के प्रस्ताव को आईसीसी ने सर्वसहमति से खारिज कर दिया। आईसीसी अब महिलाओं का अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप भी आयोजन करने जा रहा है। साउथ अफ्रीका आईसीसी टी20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगले साल जनवरी में यह टूर्नामेंट शुरू होगा, जिसमें 16 टीमों के बीच 41 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्रांस में हिजाब पहनने वालों के खिलाफ राष्ट्रपति उम्मीदवार, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर नमाज से बचा हंगामा। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते रूस यूक्रेन जंग को 45 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शांति का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हिजाब का मुद्दा गर्मा गया। दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ली पेन ने हिजाब पहनने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही। वहीं न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर नमाज से हंगामा खड़ा हो गया। वैसे दोस्तों फ्रांस की बात की जाए तो पाकिस्तान विरोधी रुख के लिए जाने वाली मरीन इस्लामिक कट्टरपंथा पर नरम रुख के लिए मैक्रो की आलोचना करती रही है। अगर वह जीती तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी और उन्होंने कहा है कि जो लोग हिजाब पहनेंगे वह उस पर जुर्माना लगाएगी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर, अब इस रेलवे स्टेशन पर मिलेगा केवल 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से देश में बहुत कुछ बदल गया है। साल 2020 में यह पहली बार हुआ कि जब रेलवे के कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के शुल्क में 3 गुना की बढ़ोतरी कर दी। 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पर 30 रुपए तक लिया जाने लगा, लेकिन अब इंडियन रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने यह फैसला लिया है कि प्लेटफॉर्म टिकट पहले की तरह 10 रुपए ही लिया जाएगा। देश के कुछ रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 50 रुपए तक भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर सपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पलटवार करते हुए इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाया कि वह कभी दलितों के हित में खड़ी नहीं हुई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि राहुल गांधी को बसपा के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरी पार्टियों के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए। यूपी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, श्रीनगर और बीकानेर में गर्मी का रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी के थप्पड़ों से झुलस रहे राजस्थान में गर्मी नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। राजस्थान में प्रचंड पड़ रही गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में ही पड़ती है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रविवार के लिए रेड अलर्ट, सोमवार के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलवर, झुंझुनू, श्री गंगानगर और बीकानेर में सीवियर हीट वेव की चेतावनी देते हुए कहा कि ये रेड अलर्ट जोन में आता है। वहीं राजधानी जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर अगले 2 से 4 दिनों में तापमान 44 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
टाटा आईपीएल 2022 लगातार 2 मैच जीतने वाली केकेआर को दिल्ली ने 44 रनों से हराया। कुलदीप ने झटके 4 विकेट। जी हां दोस्तों, आईपीएल में डबल हेडर के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए, वहीं खलील अहमद के खाते में 3 विकेट आए। दोस्तों 216 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 171 रन ही बना सकी। पिछले सीजन एक ही टीम से खेलने वाले ऋषभ पंत और सुरेश अय्यर पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। अय्यर 2019 से लेकर 2020 तक दिल्ली के कप्तान रह चुके हैं, लेकिन पिछले सीजन उनके चोटिल होने के बाद टीम की कमान ऋषभ पंत को दे दी गई थी। इसके बाद सुरेश अय्यर को दिल्ली की टीम ने रिटेन भी नहीं किया। ऑक्शन में कोलकाता ने अय्यर को अपनी टीम के साथ जोड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत पे आईपीओ 18 से 24 महीने में आ सकता है भारत पे का आईपीओ, कंपनी ने दर्ज की रिकॉर्ड ग्रोथ। जी हां दोस्तों, फिनटेक कंपनी भारत पे ने अपने को फाउंडर अशनीर ग्रोवर से जुड़े विवाद को पीछे छोड़ते हुए 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की। भारत पे के सीईओ सुहेल समीर ने कहा कि कंपनी अब लागत को निकालने की ओर अग्रसर है। समीर ने कहा कि कंपनी को अगले 18 से 24 माह में शेयर बाजारों में लिस्ट कराने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ग्रोवर ने कंपनी के साथ पैसे की जो धोखाधड़ी की है उसके बारे में निर्देशक मंडल आगे की चीजें तय करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता कंपनी के कर्मचारी हैं, जिससे वे स्थिर तरीके से कामकाज कर सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीबीआई ने बिटकॉइन घोटाला मामले की जांच के लिए एफबीआई की मौजूदगी की खबरों को नकारा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने मीडिया में आई उन खबरों को खंडित कर दिया है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई कथित बिटकॉइन मामले की जांच के लिए कर्नाटक में है। सीबीआई ने इन बयानों को मनगढ़ंत और काल्पनिक करार दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि मामले की जांच के लिए एफबीआई ने कोई टीम भारत नहीं भेजी और न ही अमेरिकी जांच एजेंसी ने सीबीआई से इस मामले में जांच का अनुरोध किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों को लेकर आई अहम जानकारी आपको कर देगी हैरान। जी हां दोस्तों, मात्र मृत्यु दर में कमी लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 4 बड़े अस्पतालों में हर महीने करीब 16 महिला प्रसव के बाद दम तोड़ देती है। इन अस्पतालों ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून के तहत दायर अलग अलग आवेदनों के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई। इस हिसाब से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज से संबंध सुचिता कृपलानी अस्पताल में जनवरी 2015 से सितंबर 2021 के बीच 1281 महिलाओं की शिशु के जन्म के बाद मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा खराब हालत सफदरजंग अस्पताल की है, जहां बीते 81 महीने में हर माह औसतन 11 से ज्यादा महिलाओं ने प्रसव के बाद जान गंवा दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान सीमा पर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले वीरता दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती बीएसएफ। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनासकांठा जिले के नडाबेट में बनाए गए बॉर्डर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। इस आयोजन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई नेता शामिल हुए। व्यू पॉइंट के शुभारंभ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो बीएसएफ वीरता दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। बीएसएफ ने हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एक महावीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और असंख्य बलिदानों की अमर गाथा के साथ बीएसएफ लक्ष्य पर आगे बढ़ी है। देश को आप पर गर्व है। नडाबेड व्यू पॉइंट हमारे वीरों की कहानियों को एक बार फिर हमारे सामने रखेगा। यहां आकर बच्चों के मन में भी देशभक्ति की भावना जागती है। इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सांसद ने अपनी पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मुस्लिमों के लिए नहीं कर रही है काम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी ही पार्टी पर मुसलमानों के लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया। शफीकुर रहमान बर्क अपनी ही पार्टी से निराश नजर आए। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। सीएम योगी काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने हिसाब से। उन्होंने कहा कि वह योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए शफीकुर बर्क ने अपनी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि तानसेन कौन से राजा के दरबारी कवि थे तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।